नमस्कार दोस्तों। लेट अस कंटिन्यू विद आवर हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज। आज का सवाल है हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में 2021 में पूछा गया था। एंड यू गाइस नो अभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लेट अस लुक एट टुडेस क्वेश्चन। तो सवाल ये कह रहा है कि डू यू अग्री, वन सेकंड, यस, सो डू यू अग्री दैट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फ्लो एंड एब ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्या करना है हमें? कमेंट करना है, राइट? तो ये क्वेश्चन जो है वो 20 मार्कर था। ठीक है, सो आज हम इसे आंसर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। सो डू यू अग्री, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर ने क्या सोचकर ये सवाल बनाया। पहले उन्होंने डू यू एग्री क्या कहा और फिर आखिरी में एक और डेरिवेटिव डायरेक्टिव डाल दिया, दैट इज कमेंट। सो आप लोग जानते हैं कमेंट का मतलब क्या होता है। दैट मींस वी नीड टू प्रोवाइड आवर स्टांस, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमारा क्या ओपिनियन है, वो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहे हैं, दैट डू यू एग्री, या तो हाँ या तो ना, राइट। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें कहते हैं हाउ फार डू यू एग्री। ठीक है, सो आगे आएंगे वो सवाल भी, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। बट यहाँ पर कह रहे हैं केवल कि डू यू एग्री that ecological factors influence the flow and ebb of Harappan civilization। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का राइज और डिक्लाइन, फ्लो एंड एब ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन was influenced by the ecological factors। क्या आप अग्री करते हैं या नहीं? तो ये लार्जली ये सवाल कहां से निकल रहा है? सो द डिबेट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड राइज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं हिस्टोग्राफिकल काफी सारी डिबेट्स जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड डेवलप हुई है। और वही हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स में से ही एक पॉइंट निकल कर आता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स का, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स जो है वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आते हैं फॉर बोथ राइज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह, सॉरी, स्क्रिप्ट जो है नॉट पूरी तरह, स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड ही नहीं है। तो हम कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि कैसे राइज हुआ और कैसे डिक्लाइन हुआ। ठीक है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और वो बहुत पुराने हैं, 4 साढ़े 4 हजार साल पुराने हैं। तो बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्ट जो है वो करने की कोशिश की जाती है हिस्ट्री उन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर। बट स्टिल बहुत सारी डिबेट्स जो है वो सामने आई है, जिनमें से एक डिबेट है कि भैया इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कितना बड़ा फैक्टर बनता है इन दी फ्लो एंड एब ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। और हमें यहाँ पर क्या करना है? कमेंट करना है। और क्या कमेंट करना है? डू वी एग्री और नॉट। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंट्रोडक्शन में ही लाइक आई सेड, मैं हम पिछले 4-5 आंसर्स में मैंने आपको बताया है कि हमें अपना स्टैंड जो है वो इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर देना है कि आंसर हमारा किस डायरेक्शन में जाने वाला है एग्जामिनर को, ताकि पहले से ही पता चल जाए कि यस, ये आंसर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो हड़प्पन अर्बनिज्म इज क्लोजली लिंक्ड, ध्यान रखिएगा जो मैंने कीवर्ड्स यूज करे हैं, क्लोजली लिंक्ड टू इट्स रिवर एंड रेन डिपेंडेंट इकोलॉजिकल सेटिंग्स एंड सीम्स टू, ये सीम्स टू मैंने बाद में ऐड किया है, लेकिन ये सीम्स टू जो ऐड हुआ है ये क्लियर कर दे रहा है हमारा स्टैंड। सीम्स टू एट्रीब्यूट्स इट्स डिक्लाइन सब्सटेंशियली टू एनवायरमेंटल चेंज, though these evidences are often unresolved and must be weighed against clear regional variation and human agency, राइट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन में, ह्यूमन अर्बनिज्म, सॉरी, हड़प्पन अर्बनिज्म इज क्लोजली लिंक्ड टू इट्स रिवर एंड रेन डिपेंडेंट इकोलॉजिकल सेटिंग। तो सबसे पहले हमने इकोलॉजी पर डिपेंडेंट है ये पॉइंट रख दिया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने काउंटर पॉइंट भी रख दिया है कि दैट इट सीम्स टू एट्रीब्यूट्स इट्स डिक्लाइन, बिकॉज वी क्लैरिटी से नहीं बोल सकते कि एक ही कारण जो है वो सोल कारण था डिक्लाइन का। सो लिखा है सीम्स टू एट्रीब्यूट्स इट्स डिक्लाइन सब्सटेंशियली टू एनवायरमेंटल चेंज, राइट। इट सीम्स कि भैया बड़ा हिस्सा जो है वो डिक्लाइन का एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हुआ। though these evidences are often unresolved and must be weighed against the regional variation and human agency, क्योंकि कई रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं जब हम एनवायरमेंटल चेंज को कंसीडर करते हैं एज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटीज और हड़प्पन अर्बन फेज, राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमने अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब जो सवाल की डिमांड है उसको एड्रेस करेंगे। सवाल की डिमांड क्या, सवाल कह रहा हूं, सवाल की डिमांड क्या है? फ्लो एंड एब हमें एस्टेब्लिश करना है, राइट। यानी कि हमें बताना है कि भैया इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कैसे फ्लो बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, राइज बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, एंड देन डिक्लाइन कैसे बताते हैं। ठीक है, सो इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द फ्लो देखते हैं। तो चक्रवर्ती साहब क्या कहते हैं? ठीक है, चक्रवर्ती साहब कहते हैं proposes that the spread of settlements into active Indus floodplains aided by organized irrigation possible was a possible catalyst for the transition to mature phase, as evident from small scale canal network identified in Haryana. Canals also existed in Shortugai and some ancient Gaggar Hakra channel may date to Hadappan period. So सबसे पहले हमने क्या रखा है कि जो कनाल सिस्टम्स हमें देखने को मिले हरियाणा में, शोरपुगाई में, गग्गर हकरा चैनल में, राइट, वो ये वहां से हमें ये एविडेंस मिलता है देयर वाज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन इन द अर्ली हड़प्पन साइट्स, राइट, एंड दैट हेल्प्ड द स्प्रेड टुवर्ड्स द अर्बन सेटलमेंट्स। तो ये बात जो है वो कौन कह रहे हैं? चक्रवर्ती साहब। सो हमने जो है वो स्कॉलर का नाम यहाँ पर ऐड कर दिया, सो दैट इज ऑलवेज गुड। सो फिर से पढ़िए इस पॉइंट को। चक्रवर्ती प्रपोजेस दैट स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट्स इनटू एक्टिव इंडस फ्लड प्लेन्स, एक्टिव इंडस फ्लड प्लेन यानी कि इंडस जो रिवर है उसके अराउंड जो सेटलमेंट्स यानी कि जो सिटीज अर्बन सेंटर्स जो डेवलप हुए हैं, they were aided by the organized irrigation जो कि पहले से मौजूद था एज अ पॉसिबल कैटलिस्ट ट्रांजिशन टू मैच्योर फेज, जो कि हमें कहां से मिलता है, कहां से जानकारी मिल रही है? तो कैनाल नेटवर्क देखने को मिल रहा है हड़प्पा, सॉरी, हरियाणा में, राइट। उसके अलावा शोरतुगाई में, उसके अलावा गग्गर हकरा चैनल जो है वो बताते हैं हमें कि भैया दे मेड इट टू हड़प्पन पीरियड, राइट। सो यहां पर जो है वो हमने पहला पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिया।
आगे देखते हैं अब इकोलॉजी में फर्दर ना इकोलॉजी आल्सो शेप्ड इंजीनियरिंग डायरेक्टली ना धोलावीरा रिसीविंग अंडर 160 centimeter of rain annually and highly drought prone developed dams on Manhar and Mansar stream feeding at least 16 reservoirs and cisterns right so other factors of ecology so धोलावीरा में जो है वो ड्रॉट प्रोन है धोलावीरा राइट सो मनहार और मंदसार स्ट्रीम्स में कुछ रिजर्वायर कुछ डैम्स बनते हुए नजर आते हैं जो कि फर्दर फीड करते हैं तो देखिए ना मैंने आपको कितनी बार बताया है कि दैट दिस इज दी दैट एग्रीकल्चरल सरप्लस ग्रेजुअली लेड टू अर्बनाइजेशन क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो कुछ लोग फ्री हो जाएंगे फॉर अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज और क्राफ्ट्स राइट और वो जो अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज और क्राफ्ट्स है उनको खरीदने के लिए लोग जो है वो बार्टर करेंगे और वो जो स्पेशलाइज जैसे जैसे वो स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएगी और बेटर होते जाएंगे आर्टिफैक्ट्स चाहे वो ज्वेलरी है चाहे वो पॉटरी है या वटेवर क्लोथ वगैरह जो भी होगा उस समय क्लोथ का एविडेंस हमें बहुत ही रेयर मिला है वहां पर क्योंकि क्लोथ जो है वो पेरिशेबल मटेरियल है तो उनको उनके ट्रेड के लिए उनकी खरीद बिक्री के लिए जो है वो अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे एंड जो अर्बन सेंटर्स है वो एक पावर के सेंटर्स भी है और जो पावरफुल लोग हैं वो अपने आप को बाकियों से अलग करने के लिए और ज्यादा होल्ड करते हैं इस तरह की चीजें मतलब प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स एंड प्रेशियस जेम्स एंड बेटर क्वालिटी के ऑर्नामेंट्स और बेटर क्वालिटी की पॉटरी राइट खुद को दूसरों से अलग करने के लिए और वो कहाँ हो रहा है वो अर्बन सेंटर्स में हो रहा है राइट तो एग्रीकल्चरल सरप्लस वाज द रिजल्ट और एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो कहाँ डेवलप हुआ ये इंडस जो मेन स्ट्रीम है या एक्टिव इंडस जो फ्लड प्लेन्स है उसके बाहर जो हमें घग्गर हकरा बेसिन में चाहे हरियाणा में चाहे शोरतुगाई में या अदर रीजन में जो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स थे वहां पर जो हमें देखने को मिलता है एक मतलब एविडेंस मिलता है कनाल सिस्टम्स के जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन की तरफ सिग्नल देता है दैट रिजल्टेड इनटू एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड ग्रेजुअली इनटू डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो धुलावीरा में हमें डैम्स देखने को मिले हैं दोस डैम्स जो है वो दे सर्व एज रिजर्वॉयर्स एंड सिस्टर्न्स जो कि फर्दर असिस्ट करते हैं एग्रीकल्चर को उसके अलावा व्हीलर और पिगो क्या कहते हैं व्हीलर एंड पिगो केस फॉर जनरली बेटर क्लाइमेट इज ओनली partly convincing though Gurdeep Singh's pollen data does show increased rainfall around 3000 BCE नाउ अराउंड 3000 बीसी बहुत ज्यादा बारिश होती है जो कहां से पता चलता है गुरदीप सिंह जी की रिसर्च में पोलन डेटा पोलन ग्रेन्स की उन्होंने जो रिसर्च करी है दैट सजेस्ट कि भैया 3000 बीसी के अराउंड बहुत ज्यादा बारिश हुई सो दैट इज दी 3000 बीसी इज दी मैच्योर सॉरी अर्ली हड़प्पन फेज राइट सो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो रिलेटिवली बड़ा होगा ठीक है सो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स जो है वो डेवलप हुए होंगे देन नेक्स्ट बात करें तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन एब सो राइज के लिए रिलेटिवली जो है वो हमारे पास कम एविडेंसेस हैं फॉर इकोलॉजिकल फैक्टर्स ठीक है वहां पर ट्रेड और इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर नजर आता है लेकिन लेकिन जो डिक्लाइन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो एविडेंसेस मौजूद है राइट ऑन द एप द एविडेंस इज स्ट्राइकिंग सो इन द प्रीवियस सेशन एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि क्लास में बोल रहा था कि सर एविडेंसेस जो है वो आपने आंसर्स में बहुत रिलेटिवली कम दिए हैं हड़प्पा से रिलेटेड तो हमें एविडेंसेस जो है वो नेक्स्ट सेशन में दें सो एविडेंसेस सुनिए सो कालीबंगन लाइज ऑन ड्राई बेड ऑफ घग्गर एंड बनावली बिसाइड द ड्राई बेड ऑफ सॉरी बिसाइड्स द ड्राई बेड ऑफ रंगोई रिवर सो कालीबंगन कहाँ है ड्राई बेड किसका ड्राई बेड है घग्गर के ड्राई बेड में कालीबंगन है और बनावली जो है वो रंगोई रिवर नाउ दिस इज कंक्रीट कंफर्मेशन ऑफ डेसिकेशन व्हिच मुगल मुगल कौन है ये एम आर मुगल है दी पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस्ड थ्रू डिक्लाइनिंग घग्गर हकरा सेटलमेंट काउंट्स सो घग्गर हकरा सेटलमेंट काउंट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी इस पर रिसर्च जो है वो एम आर मुगल साहब ने किया है ठीक है और उसका एविडेंस ये है कि कालीबंगन जो है वो घग्गर के ड्राई बेड पे है और बनावली रंगोई के ड्राई बेड पे है तो रिवर्स सूख गई हैं और ये ड्राई बेड पे बनी हुई सिटीज है और धीरे धीरे और भी सेटलमेंट जो है उनका काउंट कम होता जा रहा है उसके अलावा मोहनजोदारो की बात करें तो नाउ 5 किलोमीटर मोहनजोदारो इज नाउ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडस चानुदारो इज नाउ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स रिवर बोथ स्टूड क्लोजर टू वाटर इन द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स प्रीहिस्टोरिक टाइम में दोनों जो है वो नदियों के नजदीक है तो नदियां या तो दूर चली गई उनसे या तो सूख गई नदियां राइट या देयर आर मेनी रीजंस जिस वजह से रिवर्स जो है वो अपना रास्ता बदलती है या नदियां शहरों से या रीजन से दूर हो जाती हैं राइट दैट आल्सो सजेस्ट डिक्लाइन उसके अलावा सिल्ट लेयर्स शो रिपीटेड मोहनजोदारो फ्लड्स विच किस किसने ये मतलब पेश किया है सहानी राइक्स और डेल्स लिंक्ड टू टेक्टोनिक डैमिंग सो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ डैमिंग हुई जिससे रिपीटेड जो है वो हमें सिल्ट रिपीटेड हमें फ्लड्स देखने को मिलती है मोहनजोदारो में दैट इज एविडेंट फ्रॉम वेरियस सिल्ट लेयर्स नाउ दो अनकन्विंसिंगली यानी कि पूरी तरह जो है वो वी आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट फैक्ट बिकॉज़ देयर आर मेनी अदर ड्रॉबैक्स इनटू दिस उसके अलावा लैमरिक क्या कह रहा है अल्टरनेटिव एंड लैमरिक एक अल्टरनेटिव लेकर आता है कि ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया इंडस का दैट इज व्हाई मोहनजोदारो जो है वो क्या होता है डिक्लाइन करता है राइट व्हिच इज आल्सो अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड नॉट क्लियर जैसे मैंने इनिशियली इंट्रोडक्शन में रखा है ना कि दैट वी आर नॉट क्लियर सर ये सारे एविडेंसेस जो है वो सर्कमस्टेंशियल है राइट कुछ केसेस में जो है वो हमें सही लगता है सही दिखता है और कुछ केसेस में हमें जो है वो ये एविडेंसेस पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाते Now, notably, an earlier break in occupation at Kalibangan may itself have been earthquake-related, suggesting seismic stress reoccurred across the civilization's life. So, Kalibanga में हमें जो है वो seismic activity के evidence मिलते हैं.
देन उसके अलावा कोस्टल अपलिफ्ट, जो मकरान कोस्ट है उसका कोस्टल अपलिफ्ट में हैव कॉज्ड फ्लडिंग एंड सैलिनिटी, राइट, दैट कुड आल्सो रिजल्ट इनटू डिक्लाइन ऑफ many cities. उसके अलावा गुरदीप सिंह लिंक्स अ 1800 BC रेनफॉल डिक्रीज टू डिक्लाइन. सो पहले गुरदीप सिंह जी की रिसर्च, पॉलन रिसर्च कहती है 3000 BC के अराउंड रेनफॉल राइज हुई तो सिविलाइजेशन बढ़ा, यानी कि अर्बनाइजेशन की तरफ गए. देन 1800 BC के अराउंड जहां पर रेनफॉल का डिक्रीज वो अपनी रिसर्च में बताते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, फिर उसको लिंक करते हैं वो डीअर्बनाइजेशन के साथ, राइट. लेकिन इनका जो ये एविडेंस है ये पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि लून का आंसर में जो एविडेंस मिलते हैं वो इनकी रिसर्च को, गुरदीप सिंह की रिसर्च को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बिकॉज वहां पर हमें एविडेंस मिलते हैं रेनफॉल के और सेटलमेंट के कंटिन्यूस के. उसके अलावा ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन में हैव डिग्रेडेड सॉइल्स फर्दर विद फेयर सर्विस, क्या बोलते हैं इसमें, वो साइड करते हैं पॉपुलेशन रिसोर्स इंबैलेंस की, पॉपुलेशन बढ़ गई और रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करते गए, दैट इज व्हाई पीपल ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द सिटीज, राइट. सो बहुत सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास जो कि हम इकोलॉजी से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज राइज राइज के लिए भी और डिक्लाइन के लिए भी, ठीक है. फाइनली सिंस इट इज अ 20 मार्कर, तो हमें और भी कुछ एक आधा पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है. जैसे कि आर्यन इन्वेजन और रत्नाकर जटरेट डिक्लाइन थीसिस जो है वो पूरी तरह रिजेक्ट कर दी गई, फर्मली रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है. रादर द डिक्लाइन वाज अनइवन, रादर डिक्लाइन जो है वो अनइवन था. इट वाज ग्रेजुअल एट मोहनजोदारो एंड धोलावीरा, ठीक है, अब्रप्ट एट कालीबंगन एंड बनावली, व्हाइल सोनौली और रोजी इवन फ्लरिश्ड. सो कालीबंगन और बनावली में अब्रप्ट डिक्लाइन देखने को मिलता है और उसके पैरेलल में सोनौली और रोजी जो है फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है. वेराज मोहनजोदारो और धोलावीरा में हमें डिक्लाइन जो है ग्रेजुअल नजर आ रहा है. तो ग्रेजुअल जो, सॉरी, डिक्लाइन जो है वो बहुत अनइवन था पूरी सिविलाइजेशन का. दैट इज व्हाई फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो साइट लेवल एविडेंस है, राइट, जैसे कि ड्राई रिवर बेड्स है, रिवर रिट्रीट है, ड्रॉट रिवर इंजीनियरिंग है, दे मेक्स इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन हड़प्पन फ्लो एंड एब कंसिडरेबली मोर कंक्रीट देन क्लाइमेट डिबेट अलो, राइट. सो केवल क्लाइमेट डिबेट नहीं, उसके अलावा ये सब फैक्टर्स भी जो है वो बताता है कि भैया फ्लो एंड एब यानी कि राइज और डिक्लाइन दोनों में उन्होंने रोल प्ले किया है. लेकिन फाइनली हमारे पास कंक्लूजन ये है कि दो नेवर अ सिंगल डिटरमिनिस्टिक कॉज, एक सिंगल कॉज नहीं है, और भी बहुत सारे कॉज है. साइस्मिक एक्टिविटी भी एक कॉज हो सकता है, राइट. उसके अलावा डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो ये कहां गया ये वाला पॉइंट, यस, ये फेयर सर्विस का जो पॉइंट है, पॉपुलेशन रिसोर्स इंबैलेंस जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. दैट कुड आल्सो लीड टू द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. उसके अलावा साइस्मिक एक्टिविटी की वजह से रिवर बेड का मूव हो जाना, राइट. एंड इन कंफ्लिक्ट और डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस, जिसको हम और बहुत सारे स्कॉलर ने डिफरेंट रीजंस दिए हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. वो सब मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किया क्योंकि दैट वाज नॉट नेसेसरी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. लेकिन यूपीएससी ने वो सवाल जो है वो पूछा है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर हड़प्पन फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि यूपीएससी पूछता है टाइम एंड अगेन. और डिक्लाइन पर भी आगे हम सवाल करेंगे, ठीक है, जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा विल डिस्कस दैट डिक्लाइन. सो आई होप ये सवाल समझ आया होगा आपको कि डू यू अग्री दैट द इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व, सॉरी, इन्फ्लुएंस द फ्लो एंड एब ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमें कमेंट करना है. सो यस वी अग्री, बट दैट इज नॉट द सोल रीजन, ठीक है. तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है कि यस वी अग्री, बट दैट इज नॉट द सोल रीजन. उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें नजर आता है कि भैया इकोलॉजिकल फैक्टर्स वर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वर डेफिनेटली पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी राइज एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो उसके लिए हमारे पास ढेर सारे एविडेंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है. आप इस तरह कोट करके अगर आप लिख दे स्कॉलर्स को तो काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन 2021. ये सवाल 2021 में पूछा गया था. इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 2020 एंड सो ऑन, राइट. जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे, पहले हम लगभग 30-35 साल के क्वेश्चंस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, देन विल मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.